आज हम लोग चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक नंबर 3 में जा रहे हैं। जो स्टूडेंट टॉपिक 1 और 2 का स्टडी नहीं किए हैं तो उसको एक्सेस कर ले, पहले उसकी पढ़ाई कर ले और फिर टॉपिक नंबर 3 में आए तो ज़्यादा समझ में आएगा। टॉपिक 3 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, intensity of electromagnetic wave, momentum of electromagnetic wave and pressure exerted by electromagnetic waves। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबको पता है कि वो क्या है। टॉपिक 1 2 अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ाई कर लें उसका, इसके बाद टॉपिक 3 में जाए। तो आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ये 4 टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, कितना उसका वैल्यू होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी क्या होगा, और थर्ड पॉइंट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगा, और पॉइंट नंबर 4 प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स of electromagnetic waves। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट किसी भी चीज का एनर्जी डेंसिटी कहने का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जितना एनर्जी होगा। ये सभी को पता है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स करता है, जैसे ऐसे हम लोग ट्रांसवर्स नेचर का होता है इसलिए ऐसे बना रहे हैं, लेकिन रियल इसका डायग्राम कैसा होता है ये टॉपिक 2 में बताया जा चुका है, वहाँ जाकर के उसका डिस्कशन कर ले। तो सपोज कर लें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे करके मीडियम में या फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, तो इसके पास 2 तरह का फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है वाई एक्सिस की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है जेड एक्सिस की तरफ, और मोशन जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ दिखाया गया है। तो ये सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास 2 फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। ये टॉपिक नंबर 2 में बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जितना एनर्जी होता है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी एनर्जी उतना ही होता है। एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के फील्ड के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी इक्वल होता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में या फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा होगा उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना एनर्जी होगा, यूनिट वॉल्यूम का जितना एनर्जी होगा उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं या फिर एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। मतलब एनर्जी डेंसिटी के लिए अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? एनर्जी डेंसिटी, इट मीन्स दैट एनर्जी कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूनिट वॉल्यूम में जब वो ट्रैवल कर रहा होगा तो उसका एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया जाए, उसके अंदर जितना एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एनर्जी डेंसिटी। अब क्वेश्चन उठता है एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? तो ये सभी को पता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है। फिर से रिपीट करें इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, उसके वजह से यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगा उसका वैल्यू कितना होगा? तो आंसर होगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ये हम लोग टॉपिक 2 में डिस्कशन कर चुके हैं और ये पहले भी बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ ई क्या है? फील्ड का स्ट्रेंथ है,
और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका वैल्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 म्यू नॉट। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी। तो एनर्जी कंटेन्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर लिख सकते हैं बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, या फिर इसको प्लस कर दे क्योंकि टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालें तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी डेंसिटी होगा वो कितने के बराबर होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। लेकिन स्टूडेंट ये भी बात याद रखें सभी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सबको पता है वेरी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होते हैं और ये वेरी करते हैं कैसे साइनोसॉइडली वेरी करते हैं। ये सभी को पता है, जो टॉपिक 2 में बताया जा चुका है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो क्वेश्चन उठता है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो पहले देखें हम लोग एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और वो भी इसका एवरेज वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो एनर्जी हम लोग क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे। अगर एवरेज एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो क्या करेंगे फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों ई आर एम एस होल स्क्वायर। ये ई आर एम एस क्या होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एवरेज एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और सभी को पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का वैल्यू क्या होता है, तो आंसर होगा ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। ये अल्टरनेटिंग करंट से फॉर्मूला आ रहा है, ई आर एम एस का वैल्यू ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर डालेंगे। तो क्या रिजल्ट आ गया हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अगर सॉल्व करें इसको तो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट क्या चीज होगा, ये ई नॉट जो है ये पिक वैल्यू है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, पिक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर क्या होगा बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। क्लियर है ये बच्चों? उसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ energy of electromagnetic wave, what is the value of average energy due to the magnetic field in electromagnetic wave, तो क्या निकालेंगे फॉर्मूला यही पुट करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो बी स्क्वायर की जगह में क्या पुट करेंगे बी आर एम एस स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई नीचे 2 म्यू नॉट। फिर से रिपीट करें बात को, अगर एवरेज एनर्जी निकालना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड तो फॉर्मूला यही पुट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट किसी भी टाइम पे। लेकिन अगर एवरेज वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये भी फ्लक्चुएट होता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करते हैं और अगर एवरेज एनर्जी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो उस कंडीशन में बी का हम लोग आर एम एस वैल्यू पुट करेंगे। अब सॉल्व करें जरा रिजल्ट को, देखते क्या आता है। बी आर एम एस जैसे ई आर एम एस का वैल्यू ई नॉट बाई √2 है, तो बी आर एम एस का वैल्यू भी क्या होगा बच्चों बी नॉट डिवाइडेड बाई √2 एंड इसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। सॉल्व करें इसको तो क्या रिजल्ट आएगा बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और वो 2 डिवाइड में है नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 म्यू नॉट। तो ये दोनों चीज को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
और अगर पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, आंसर हो जाएगा b² डिवाइडेड बाय 4 म्यू नॉट। तो ये बच्चों तो समझ में आ गया होगा, ये जो एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, या जो ये एवरेज एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इन दोनों का जो टोटल सम होगा, इन दोनों का जो टोटल सम होगा, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स। तो हम लोग बच्चों यहां लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मिटा सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना है कि ये कैसे आया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब अगर क्वेश्चन पूछा गया कि एनर्जी डेंसिटी निकालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या एनर्जी फ्लक्स निकालो, तो क्या बताया गया था कि यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स। ये हम लोग इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ electromagnetic waves equal to एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, दैट इज टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, जो एवरेज वैल्यू वही लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एन प्लस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो एवरेज एनर्जी था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 म्यू नॉट। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आंसर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट। कॉपी में अगर इसको नोट करना है तो इसको भी नोट कर लो, क्योंकि ये सब फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चलो एक चीज और इसमें प्रूफ कर दे। ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना एनर्जी होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितना एनर्जी होता है, ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो एवरेज एनर्जी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसका वैल्यू क्या आया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। ये था एवरेज एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू आया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, ये कैसे प्रूफ करें, तो बहुत सिंपल प्रूफ है। 1/4 इंटू, देखिए जरा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर की जगह में क्या ये फॉर्मूला पढ़े थे सब टॉपिक नंबर 2 में, C इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। ये ना फॉर्मूला था। C मीन्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह में हम लोग पुट कर सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट। और C एक का फॉर्मूला बताया गया था, C इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और इसी का वैल्यू कितने के बराबर आया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहां जरा देखें, अगर ई नॉट का वैल्यू यहां से इस इक्वेशन से निकाले तो ई नॉट इक्वल टू क्या निकल जाएगा, बी नॉट इंटू सी। तो ई नॉट की जगह में पुट कर रहे हैं बी नॉट इंटू सी। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दे, क्या रिजल्ट आएगा, 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहां तक बच्चों समझ में आया। फिर से रिपीट कर दे, एवरेज इन एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। हम लोग क्या किए, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट वैसे छोड़ दिए और ई नॉट का वैल्यू क्या पुट कर दिए, बी नॉट इंटू सी होल स्क्वायर। क्योंकि ई नॉट स्क्वायर है तो ई नॉट का वैल्यू था बी नॉट सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये कहां से आ गया है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला था ई नॉट बाई बी नॉट। यहां से ई नॉट का वैल्यू निकाल लिए बी नॉट इंटू सी, तो ई नॉट की जगह में बी नॉट इंटू सी पुट कर दिया गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, स्क्वायरिंग कर दिया गया, बी नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये जैसा है वैसा ही। अब जरा देखें 1/4, यहां तक दिख रहा है बच्चों, लास्ट टाइम लिखते हैं 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहां से सी स्क्वायर का वैल्यू बच्चों पुट करो। सी का फॉर्मूला ये भी बताया गया था 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सी का स्क्वायर है, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों, सी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर दिया गया। अब क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट गया कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ रहा है,
रिजल्ट क्या आ रहा, बी नॉट स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई नीचे 4 और म्यू नॉट, 4 म्यू नॉट। तो जरा खुद से देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी से और पहुंच गए मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी से। कहने का मतलब ये चीज है कि इसके बदले में हम यू भी लिख सकते हैं। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये चीज को बता रहे थे कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होता है। तो ये प्रूफ को भी नोट कर लेना बच्चों। मे भी अगर क्वेश्चन दे दे कि प्रूफ दैट एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम लोग ऐसे करके प्रूफ कर सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो फिर टॉपिक आगे चेंज करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे। एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी फ्लक्स क्या चीज था? यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वजह से जितना एनर्जी होता है उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी कंटेन्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू यूनिट वॉल्यूम या इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स। और इसका वैल्यू क्या निकाला गया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एवरेज एनर्जी है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एवरेज एनर्जी है। और ये भी प्रूफ कर दिया गया कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं। यहां से एक और चीज निकाला जा सकता है, देखिए जरा। अगर सिर्फ एनर्जी डेंसिटी को हमको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में देना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देना, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो हम इसके जगह में भी यही चीज लिख सकते हैं बच्चों। तो एनर्जी डेंसिटी यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एंड प्लस वहां पर बी स्क्वायर बाई 4 म्यू नॉट है। ये दिख रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है, तो इसके जगह में भी यही चीज लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी को दोनों को अगर ऐड करें तो 1/4 2 बार है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दोनों को ऐड करके चेक कर लो, 4 एलसीएम लेकर के सॉल्व करके ये आ जाएगा। और एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में देना है तो बच्चों क्या हो जाएगा, फिर यही चीज करें, ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसके जगह में हम ये पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के बदले में हम क्या पुट कर देंगे, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट एन प्लस, इसके जगह में ये पुट किया गया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ये जो है जैसा है रहने दो, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट। क्लियर है? दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, 4 म्यू नॉट एलसीएम ले लेंगे, बी नॉट स्क्वायर 2 बी नॉट स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के फॉर्म में। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर होगा ई नॉट स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी ये याद रखना है, बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। क्या स्टूडेंट्स क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। तो ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया कि एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ये क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो टोटल, ये जो यहां लिखा गया है। दूसरा टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में पॉइंट नंबर 2 आता है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मोमेंटम। तो ऐसे तो हम लोग सिंपल वे में जानते हैं कि जैसे जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करेगा मीडियम में तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। क्वेश्चन है मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम इक्वल टू ऐसे सिंपल फार्मूला तो हम लोग मास इनटू वेलोसिटी जानते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके पास तो मास है नहीं, हाँ वेलोसिटी है। तो ये फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे मोमेंटम के लिए, ये फार्मूला इसके लिए यूज नहीं होगा। ये वैसे पार्टिकल के लिए फार्मूला P इक्वल टू
मास इनटू वेलोसिटी याद रखना, ये फार्मूला तब यूज करते हैं हम लोग जब तुम्हारा कोई मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा हो जिसके पास मास हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास तो कोई मास है नहीं, तो मोमेंटम का ये फार्मूला यूज नहीं होगा। तो अगर मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो हम लोग ये फार्मूला बच्चों यूज करेंगे, U डिवाइडेड बाई C, U डिवाइडेड बाई C। मोमेंटम इक्वल टू क्या फार्मूला यूज करेंगे, U बाई C। तुम जरा चेक कर लो ये फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। तो सिंपली चेक करने का एक सिंपल तरीका है, यूनिट के हेल्प से या एसआई यूनिट के हेल्प से चेक कर सकते हैं। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, देखो जरा यहाँ पर एसआई यूनिट निकाले मोमेंटम का, मास का यूनिट किलोग्राम एंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, यही ना यूनिट है। मोमेंटम का एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एमकेएस सिस्टम में ये यूनिट हो रहा है। अगर इसका यूनिट निकाले, ये यू जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो एनर्जी के बदले में इसका भी एसआई यूनिट निकालें, इसका भी एसआई यूनिट निकालें या एमकेएस यूनिट निकालें, यही आ जाएगा। एनर्जी का यूनिट बच्चों क्या होता है, जूल एंड डिवाइडेड बाई सी क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। जूल एनर्जी का यूनिट और मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जूल के बदले में स्टूडेंट याद रखो न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है। जूल के एक तरह का वर्क डन का यूनिट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इनटू मीटर डिवाइडेड बाय नीचे मीटर पर सेकेंड। न्यूटन के बदले में ये फोर्स है, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन के बदले में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये मीटर है एंड डिवाइडेड बाय नीचे है मीटर पर सेकेंड। साफ दिख रहा है कि मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स यहां से सेकेंड इनवर्स 2 है, एक बार कैंसिल, एक बार बचेगा, तो बचा क्या, किलोग्राम मीटर और सेकेंड टू द पावर -1, वही यूनिट आ गया जो यहाँ यूनिट था। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी पुट नहीं कर देना है, ये फार्मूला तभी पुट करना है जब कोई मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा होगा। मटेरियल पार्टिकल मूव कर रहा होगा मतलब जिसके पास मास होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये फार्मूला नहीं लिखेंगे, ये ठीक है फार्मूला, गलत नहीं है, इक्वल टू ही होगा। लेकिन अगर हमको मोमेंटम निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो टोटल एनर्जी होगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, हम लोग सी से, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। टोटल एनर्जी बच्चों कितना होता है ये सबको पता है, टोटल एनर्जी कितना होता है ये बताओ, टोटल एनर्जी, टोटल का बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, ये यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ये एनर्जी डेंसिटी है, ईडी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस नहीं समझ लेना, ये एनर्जी डेंसिटी है, क्या लिखा है, ये एनर्जी डेंसिटी है। क्लियर ये चीज। तो अगर एनर्जी डेंसिटी हमको पता है तो ये पता है कि यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी ये होता है, अगर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या आया था बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक फार्मूला ये आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम से इंटू करें तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। समझना बात को, वॉल्यूम की जगह में एरिया इंटू लेंथ। कुछ ऐसे समझे हम लोग, सपोज करें ये कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। सपोज करें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस टाइप का आ रहा है, इस टाइप का आ रहा और इसके अंदर इंटर किया, और कितने वेलोसिटी से इंटर किया, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको सी, जिसका वैल्यू 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, इतने स्पीड से ये ट्रैवल करेगा, इसके अंदर इंटर किया और फिर यहां से ये निकला। तो इस पूरे वॉल्यूम में जितना एनर्जी कंटेन्ड होगा उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ। ये लेंथ कितना होगा बच्चों, ये लेंथ कितना होगा निकालो, लेंथ इक्वल टू, लेंथ एक तरह का डिस्टेंस है, तो लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से यहां तक जाने में अगर सपोज करें डेल्टा टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, बहुत शॉर्ट टाइम लगा होगा, dt भी लिख सकते हैं। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जाने में अगर डेल्टा टाइम लगा है तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये c स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया और डेल्टा t यहां से यहां तक जाने का टाइम है।
तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी क्या निकल जा रहा है, टोटल एनर्जी यू टोटल अगर निकालें तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू एरिया इनटू लेंथ। लेंथ की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, c इंटू डेल्टा टी, c इंटू डेल्टा टी। तो ये जो निकल गया ये टोटल एनर्जी निकला। टोटल एनर्जी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, U टोटल इक्वल टू, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दिया गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में देना होता तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर की जगह में बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, और इनटू बाकी ये सारा चीज वही रहेगा, ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो कहने का मतलब हम लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। ये यू जो है ये टोटल एनर्जी है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो टोटल एनर्जी है अगर उसको सी से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल गया। क्लियर एजेस। तो ये फॉर्मूला बच्चों नोट करो कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू टोटल डिवाइडेड बाई सी। यू टोटल क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो इतना होगा या तो फिर इतना के बराबर, इतना के बराबर होगा या तो फिर इतना के बराबर होगा। ये चीज निकाल दिया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो ताकि मिटा सके, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जा सके। मोमेंटम के बारे में इतना ही डिस्कशन करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलो आगे टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर के बारे में, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। इंटेंसिटी के बारे में कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, पॉइंट नंबर 3, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए जरा ये चीज क्या है। इंटेंसिटी कहने का मतलब वो कितना इंटेंस है, उसके पास कितना पावर है, कह सकते हैं कितना पावर से वो जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर इंटेंसिटी निकालना है तो पहले इसका डिफिनेशन समझ लें सही से हम लोग। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है मीडियम में या फिर फ्री स्पेस में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज कर रहे ट्रैवल कर रहा है, तो सपोज कर लें ये यूनिट एरिया है, ये यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया कहने का मतलब बच्चों, यूनिट एरिया कहने का क्या मतलब इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस यूनिट एरिया से क्रॉस होकर के निकल रहा है, क्रॉस होकर के यहां से निकल रहा है, तो 1 सेकेंड में, ध्यान देना बात को, 1 सेकेंड में जितना एनर्जी यहां से पास होगा, 1 सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जितना एनर्जी यहां से पास होगा, यूनिट एरिया से पास होगा, 1 सेकेंड में पास होगा। और एक चीज गौर करें, इसके नॉर्मल पास होगा, 90 डिग्री के एंगल पर पास होगा। उसी चीज को क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से रिपीट कर दें, किसी यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पास कर रहा होगा तो नॉर्मल डायरेक्शन में जितना एनर्जी उससे ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, जितना पास हो रहा होगा, उसी चीज को हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। क्या बात बच्चों समझ में आया? टोटल एनर्जी ऑफ EMW पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आया कैसे, इसको भी देखा जा सकता है। सपोज कर ले कि इसका एरिया A है, इसका एरिया A है और A एरिया से T टाइम में सपोज करते हैं U एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, पास हो रहा है। A एरिया से T टाइम में कितना एनर्जी पास हो रहा है, U एनर्जी पास हो रहा है, ये सपोज कर ले रहे हैं। तो A एरिया से यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी पास होगा, U डिवाइडेड बाई T। यहां तक क्लियर है? A एरिया से T टाइम में अगर U एनर्जी पास होता है तो A एरिया से यूनिट टाइम में U बाई T एनर्जी पास होगा। अब है, अगर A एरिया से 1 सेकेंड में इतना एनर्जी पास हो रहा है
तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना एनर्जी पास होगा, ए डिवाइड में आ जाएगा, यू डिवाइडेड बाय ए, और इनटू में क्या होगा, टी होगा। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो फॉर्मूला हम लोग डिवाइड कर लिए, फॉर्मेशन कर लिए, इसका यूनिटरी मेथड से निकाल लिया गया। इंटेंसिटी का डेफिनेशन यही था, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में नॉर्मल डायरेक्शन में जितना टोटल एनर्जी पास होता है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख लोगे डेफिनेशन, टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इन नॉर्मल डायरेक्शन इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फॉर्मूला निकला इंटेंसिटी इक्वल टू यू टोटल डिवाइडेड बाय ए इंटू टी। चलो अब सॉल्व करें। यू टोटल का वैल्यू अभी भी निकाले थे बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू, और क्या आया था, एरिया इंटू सी इंटू डेल्टा टी, कहने का मतलब टाइम, जितना टाइम में पास हो रहा है, एंड डिवाइडेड बाय, नीचे जरा देखे, एरिया इंटू टाइम, डेल्टा टी की जगह में टी पुट कर दिया गया है, ए एंड ए कैंसिल, टी एंड टी कैंसिल, क्या रिजल्ट आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और इंटू सी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आंसर ये दिया जा सकता है। ये एक और आंसर दिमाग में आ रहा होगा बच्चों, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में दिया जाता तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर की जगह में क्या पुट कर देते हम लोग, बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट और इंटू सी। क्या बच्चों ये क्लियर है? क्लियर होगा कैसे कैसे निकाला गया? डेफिनेशन यही बताया गया था कि 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से नॉर्मल डायरेक्शन में जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी पास होगा दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फार्मूला निकाल लिया गया, यहां समझ लेना इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इंटेंसिटी इक्वल टू फार्मूला बन रहा है टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इन नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन को भूलना नहीं है, तिरछा पास नहीं करना है, नॉर्मल डायरेक्शन में पास करना है। तो इंटेंसिटी इक्वल टू यू टोटल बाय एरिया इनटू टाइम। टोटल एनर्जी हम लोग इससे प्रीवियस टॉपिक में निकाल चुके थे, मोमेंटम वाले टॉपिक में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर एरिया इंटू सी इंटू डेल्टा टी था। तो यहाँ टाइम पास सपोज कर रहे टी टाइम ले रहे हैं, टी टाइम लिए थे कि ए एरिया से टी टाइम में इतना एनर्जी पास होता है, तो यहाँ टाइम डेल्टा टी की जगह में टी पुट कर दिया गया एंड डिवाइडेड बाय नीचे एरिया इंटू टाइम, ए एंड टी कैंसिल हो गया, रिजल्ट ये आ गया। तो ये अगर आ गया तो ये चीज क्या था, एनर्जी डेंसिटी था, यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी था। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर मैग्नेटिक फॉर्म में दिया जाता तो क्या होता है, बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू सी। तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया? चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बता देंगे। हो गया बच्चों? सब समझ में आ रहा? अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है कि ये कैसे हुआ है। चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले थे वो था प्रेशर exerted by the electromagnetic waves. Pressure exerted by the electromagnetic waves. देखिए जरा इसका वैल्यू क्या आता है। पॉइंट नंबर 4, प्रेशर exerted by the electromagnetic waves. कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, ये तो साफ पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से ट्रैवल कर रहा है या कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई रुकावट आया, तो इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है, ये कुछ जितना एनर्जी है उस एनर्जी से इसे कोलाइड करेगा, इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा, इस ऑब्स्टेकल से कोलाइड करेगा। इसका ये मतलब हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। तो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा अगर ये निकालना है तो प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रखना इस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। तो इसको सिंपली डिनोट कर देते हैं पीआर से। रेडिएशन प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? पीआर से। तो पीआर का वैल्यू अगर निकालना है तो प्रेशर इक्वल टू ऐसे तो फोर्स बाई एरिया होता है। तो ये तो फोर्स तो एग्जर्ट कर रहा होगा क्योंकि इसके पास एनर्जी है, तो फोर्स एग्जर्ट तो करता होगा। लेकिन अब यहाँ फोर्स कहाँ से लाएं, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, कैसे पता करें? उससे ज़्यादा बेटर फार्मूला है कि टोटल एनर्जी ऑफ EMW को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टोटल एनर्जी को अगर उसके स्पीड से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, फिर से रिपीट करें, टोटल एनर्जी को अगर किससे डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी, इंटेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए। टोटल एनर्जी को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इंटेंसिटी से, तो क्या निकल जाएगा, प्रेशर का वैल्यू निकल जाएगा, U टोटल डिवाइडेड बाय, नहीं गलत फॉर्मूला है बच्चों, फिर से रिपीट करें, थोड़ा कंफ्यूज हुए, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू I डिवाइडेड बाय C। जरा देख लेते, चेक कर लेते कि ये फार्मूला सही है कि नहीं। ये I क्या चीज है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है बच्चों, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या बताया गया था, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, ये ना फार्मूला बताया गया था। चलो इसका यूनिट निकाले जरा हम लोग, इंटेंसिटी का यूनिट निकाल रहे, इंटेंसिटी का यूनिट निकाल रहे याद है, क्या आता है, एनर्जी का न्यूटन मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड, मीटर कैंसिल, न्यूटन की जगह में MKS यूनिट में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे है मीटर और सेकंड, मीटर मीटर कैंसिल, kg सेकंड, अगर यहां पावर कुछ नहीं 1 है, ऊपर जाएगा तो सेकंड टू द पावर -3। बच्चों ये याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का MKS यूनिट ये है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम मतलब मास, और सेकंड इनवर्स 3 मतलब T इनवर्स 3। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेगा सर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का MKS यूनिट किलोग्राम सेकंड इनवर्स 3 और डायमेंशन MT इनवर्स 3। चलो इंटेंसिटी का यूनिट लिख रहे हैं, देयरफॉर प्रेशर इक्वल टू, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू, इंटेंसिटी का यूनिट क्या था, किलोग्राम सेकंड इनवर्स 3, किलोग्राम सेकंड इनवर्स 3 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और स्पीड का फार्मूला, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। क्या रिजल्ट आएगा, सिंप्लीफाई करें, kg, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स एक कैंसिल होगा तो यहाँ -2 बच जाएगा, सेकंड इनवर्स 2। ये प्रेशर का यूनिट निकला। I बाई C को, I को C से डिवाइड किया गया, इसका यूनिट ये आया। चलो चेक करते हैं ये सही यूनिट है या गलत यूनिट है। प्रेशर इक्वल टू फार्मूला फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, कैंसिल अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर यहां से कैंसिल, किलोग्राम मीटर ऊपर जाएगा, 1 मीटर यहां कैंसिल हो रहा था, एक बच रहा था, तो किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स 2, एकदम सेम टू सेम यूनिट आ रहा है। मतलब I बाई C का यूनिट और फोर्स बाई एरिया का यूनिट सेम आ रहा दिख रहा है। इसका ये मतलब हो रहा है कि अगर प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया लिखा जा सकता है, तो रेडिएशन प्रेशर का फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड बाय C लिखा जा सकता है। तो अगर इंटेंसिटी को C से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, रेडिएशन प्रेशर। अब चलो इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर ले। रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू इंटेंसिटी का फार्मूला क्या निकला था बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इनटू C, शायद यही ना था, एंड डिवाइडेड बाय नीचे C। इंटेंसिटी का फार्मूला, 2 फार्मूला निकाले थे हम लोग, एक ये फार्मूला निकाले थे और एक B नॉट की टर्म में, तो C कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। कहने का मतलब जितना एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, रेडिएशन प्रेशर का भी फार्मूला वही आ गया। या फिर एक और फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है, जैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, इसकी जगह में B नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट। तो यहां से क्या सीख रहे हैं हम लोग कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया था वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, उसी को एनर्जी फ्लक्स भी कहते हैं। तो चलो बच्चों इसको भी नोट कर लो। रेडिएशन प्रेशर किसको कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब वो ट्रेवल करता है तो कुछ ना कुछ इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके लिए फार्मूला क्या निकला, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड बाय C। जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों, समझ में आ गया है। रेडिएशन प्रेशर का फार्मूला ये भी हो जाएगा जो एनर्जी डेंसिटी का था, जो एनर्जी डेंसिटी का था। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लो। तो एक न्यूमेरिकल्स या 2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये चारों टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों। क्या क्या डिस्कशन किए हम लोग, फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कशन किए एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना होता है। दूसरा टॉपिक डिस्कशन किए हम लोग कि मोमेंटम कितना होता है।
तीसरा टॉपिक डिस्कशन किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी कितना होता है, और लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कशन किए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। सब तुम्हारा क्या है, आईटी या नीट या एम्स के एग्जाम में सब आता है, इसलिए अच्छा से तैयारी करना है। जितना सारा चीज हो सकता है हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अच्छा से समझ लेना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सपोज कर लो स्पीड ऑफ EMW इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ C, ये क्वेश्चन बता रहे, जस्ट एक रफ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। सपोज कर लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में इतने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और इस मीडियम का, जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है, उस मीडियम का जो रिलेटिव परमियाबिलिटी है, इस मीडियम का जो रिलेटिव परमियाबिलिटी है उसका वैल्यू सपोज कर लो 1.5 है, 1.5 के बराबर है। तो क्वेश्चन है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतने स्पीड से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और उस मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू 1.5 है। अब क्वेश्चन कह रहा है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल आंसर देते हैं, सिंपल वे में इसको बना लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला बताया गया था बच्चों टॉपिक नंबर 2 में। पिछले टॉपिक में बताया गया था 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन, म्यू इंटू एप्सिलॉन। ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है और ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अब ये बच्चों ये तो सब कोई जान रहा है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? म्यू के बदले में म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन के जगह में हम लोग इसी तरह से क्या पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये सब कोई पढ़ चुका है पीछे चैप्टर में। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सॉल्व करें इसको, जरा देखिए, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करते हैं, ये जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है ये दोनों इंटू में ही है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एक जगह कर दिया गया, और रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर को एक जगह कर दिया गया। ऐसा कर सकते हैं बच्चों, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। यहां तक क्लियर है? अब इसका वैल्यू तो हमको पता है, इस पूरे चीज का वैल्यू याद करो, इसी चीज को 3 इंटू 10 टू द पावर 8 वैल्यू आता है, इस पूरी चीज का वैल्यू जो आता है इतने के बराबर, एंड डिवाइडेड बाई नीचे क्या चीज आ रहा है, म्यू आर, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 1.5 इंटू म्यू आर एप्सिलॉन आर का वैल्यू, ये तो निकालना है क्वेश्चन में। और जो सी मीडियम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम कितना दिया हुआ था, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। अब ये रिजल्ट यहां से आ रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, दिस इज इक्वल टू इतना 10 टू द पावर 8 कैंसिल, 1.5 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट आया लेफ्ट साइड 1, दिस इज इक्वल टू, यहां बचा 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया, रूट अंडर 1.5 इंटू एप्सिलॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, क्या जाएगा, रूट अंडर 1.5 एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग करने से रूट कैंसिल, 1.5 एप्सिलॉन आर दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, देयरफॉर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1.5। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन पॉइंट कैंसिल करेंगे, ऊपर 40 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 3 2 जा 6, 2.67 अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। इस टाइप का और कई क्वेश्चन है जो नेक्स्ट टॉपिक में कराया जाएगा, तो आज का टॉपिक यहाँ तक समझ लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझ लेना, खुद से बनाया करो क्वेश्चंस को, बुक निकालो कुछ और उसको बनाओ। कोई भी साइड बुक लो जो अच्छा बुक है, कोई भी सारा साइड बुक, या तो फिर SC वर्मा लो और उसको भी सॉल्व कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें भी मिल जाएगा।
क्या स्टूडेंट आज का क्लास समझ में आ गया पूरी तरह से? एक बार घर में फिर से जाकर रिवाइज करो ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 4 टॉपिक बताया गया है और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और 1 से 2 टॉपिक में क्या होगा, ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, आज यहीं रखें। थैंक यू।